दोस्तों आज हम आपको ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो बाकी दुनिया के ममालिक से बहुत अलग है। ये कंट्री किसी अजूबे से कम नहीं है। यहाँ के लोग और यहाँ की ज़मीन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस कंट्री को आतिशफ़शां का मुल्क भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं आइसलैंड की। यहाँ के लोग दुनिया में क्यों सबसे ज़्यादा खुशहाल माने जाते हैं, ये कंट्री किस बरे आज़म में आता है, ज़मीन का ये हिस्सा बाकी दुनिया से क्यों अलग है, बर्फ़ के पहाड़ों में उबलता हुआ पानी क्यों आता है, क्या पहाड़ भी मुख्तलिफ रंगों के हो सकते हैं, इंडिया या पाकिस्तान से कैसे जा सकते हैं और कितना खर्चा आता है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चले दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए निकलते हैं अपने आज के शानदार सफ़र पर। दोस्तों, इस कंट्री का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड है। ये छोटा सा कंट्री आतिशफ़शां से भरा हुआ है। यहाँ आपको 2 से ज़्यादा आतिशफ़शां मिलेंगे, जिनमें 30 से ज़्यादा वोल्केनो आज भी एक्टिव हैं। सोचने की बात यह है कि इस कंट्री में क्यों इतने वोल्केनो मौजूद हैं। ये कंट्री नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन प्लेट के दरमियान वाक़या है, जो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, और ज़मीन के अंदर का मैग्मा इन वोल्केनो से बाहर आता जा रहा है। ये पूरा आइसलैंड ही वोल्केनो के पत्थरों से मिलकर बना है। नाम तो इसका आइसलैंड है, लेकिन आग से भरे हुए वोल्केनो सबसे ज़्यादा इस कंट्री में मौजूद हैं। इस कंट्री में आपको बीचेस भी ब्लैक सैंड वाले नज़र आएंगे। आज के दिन ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले कंट्री में आता है, जिसकी आबादी सिर्फ 3,87,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 178वें नंबर पर आता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये नेटो का मेंबर है, लेकिन ना तो इसके पास आर्मी है और ना ही नेवी है और ना ही कोई एयरफोर्स मौजूद है। इस कंट्री के 1 किलोमीटर में सिर्फ 3 लोग ही रहते हैं। आइसलैंड में मैकडॉनल्ड्स मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, और 2009 का आखिरी मैकडॉनल्ड का बर्गर आपको म्यूजियम में पड़ा हुआ नजर आएगा। इस कंट्री के 95% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 5% गांव में आबाद हैं। जून और जुलाई के महीने में आइसलैंड में 24 घंटे सूरज रहता है, मतलब रात होती ही नहीं। यहाँ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आइसलैंड का हर 10 में से 1 शख्स किताब लिखता है। इसके अलावा आइसलैंड के लोग बहुत मेहनती भी होते हैं। यूरोप की निस्बत सबसे ज़्यादा वर्किंग ओवर भी इस कंट्री में है। यहाँ के लोग एक हफ्ते में तकरीबन 45 घंटे काम करते हैं, काम को अपना मज़हब मानते हैं, और इसी वजह से ये कंट्री भी खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है। ये कंट्री छोटा सा है, लेकिन हमें इस कंट्री से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आइसलैंड का कैपिटल रेक्याविक सिटी है। ये इस कंट्री का सबसे बड़ा शहर है और इस कंट्री का सकाफती और तजारती मरकज़ भी है। इस शहर की बुनियाद 9वीं सदी ईस्वी में रखी गई थी। कहा जाता है 874 में नॉर्वे के वैकल ने इस इलाके में आबादकारी का आगाज़ किया। रेक्याविक का मतलब है बे ऑफ स्मोक, मतलब धुएं वाली जगह, क्योंकि इस इलाके में गर्म चश्मों के बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है और बहुत सी जगहों से आपको धुआं निकलता हुआ नज़र भी आएगा। ये शहर तजारती लिहाज से भी बहुत अहम है। मछलियों का कारोबार आइसलैंड की माशियत का सबसे अहम हिस्सा है। इसके अलावा सियाहत, टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर के शोबे भी अहम किरदार अदा करते हैं। ये शहर बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर, कुदरती खूबसूरती और पुरसुकून फ़ज़ा का मरकज़ भी है। आइसलैंड में क्राइम ना होने के बराबर है। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि पिछले कई सालों से अब तक पुलिस ने सिर्फ 1 शख्स का एनकाउंटर किया है। इस कंट्री में क्राइम की दहशत तकरीबन 0% है। इसी वजह से आइसलैंड को दुनिया के महफूज तरीन कंट्री में भी माना जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूँ। ये लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनका मानना है कि आइसलैंड के कुछ इलाकों में एलिव्यूज भी रहते हैं, मतलब जो अजीब शक्लों के और छोटे कद के होते हैं, और इनके पास जादू की ताकत होती है। अगर इनके इलाके में जाया जाए तो ये आपका काम तमाम भी कर देते हैं। यहाँ तक कि पुलिस में इससे रिलेटेड शिकायत का डिपार्टमेंट भी बनाया गया है।
اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن 54% آئس لینڈ کے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ آئس لینڈ میں بلڈنگ آپ کو مختلف رنگوں کی نظر آئیں گی۔ اس شہر میں ایک چرچ بھی موجود ہے جس کا آرکیٹیکچر بہت الگ ہے۔ شاید آج سے پہلے آپ نے ایسا چرچ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آئس لینڈ میں جو وولکینو بند ہو چکے ہیں، ان کو اندر دیکھنے کے لیے بھی ٹورسٹ بہت زیادہ جاتے ہیں۔ راکیا ویک شہر کی گلیاں اور دکانیں بہت ہی ہسٹوریکل منظر پیش کرتی ہیں۔ اس کنٹری میں استعمال ہونے والی کرنسی آئس لینڈ کرونے ہے، جو پاکستانی 2 روپوں کے برابر اور انڈین 60 پیسے کے برابر ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس کی کرنسی تو بہت کمزور ہے، تو کنٹری بھی سستا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے مہنگے ترین کنٹریز میں آتا ہے اور مہنگائی بھی اس کنٹری میں بہت زیادہ ہے۔ اس کنٹری میں زیادہ تر ٹورسٹ گرمیوں یا سردیوں میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں لوگ ناردرن لائٹس دیکھنے بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ آتش فشاں پہاڑ اور برف کے پہاڑوں میں ابلتے ہوئے پانی کے چشموں کا نظارہ لینے بھی لوگ بہت زیادہ آتے ہیں۔ یہ جزیرہ نما کنٹری ہے جو یورپ اور امریکہ کے درمیان واقع ہے۔ اس کنٹری کا کل رقبہ تقریباً 1 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 106ویں نمبر پر آتا ہے۔ دوستو، آئس لینڈ کا موسم گرمیوں میں 10 سے 15 سینٹی گریڈ اور سردیوں میں -30 سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ اس کنٹری میں 62% لوگ لوتھرن مذہب کو ماننے والے، 5% پروٹیسٹنٹ، 4% رومن کیتھولک، 15% ایسے ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، اور باقی 2 سے 3% مسلم، ہندو اور جوش آباد ہیں۔ اس کنٹری میں انڈینز کی تعداد 500 سے 700 کے قریب ہے، جبکہ پاکستانیوں کی تعداد 300 سے 500 کے قریب ہے، جو زیادہ تر IT سیکٹر، ہیلتھ کیئر اور ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں زمین 2 حصوں میں تقسیم ہے اور آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت سے ٹورسٹ زمین کا یہ حصہ دیکھنے کے لیے پانی کے نیچے بھی جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد کنٹری ہے جہاں جنگلات موجود نہیں ہیں، کیونکہ آتش فشاں نے یہ تمام جنگلات ختم کر دیے ہیں۔ دوستو، یہ دنیا کا واحد کنٹری ہے جہاں ہفتہ اور اتوار کو بھی پولیس چھٹی کرتی ہے۔ آئس لینڈ بہت صاف ستھرا ملک ہے۔ یہ اتنا صاف ہے کہ آپ کو یہاں ایک بھی مچھر نہیں ملے گا۔ جی ہاں، اس کنٹری میں مچھر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ دوستو، ڈنمارک کے بعد اس کنٹری کو سب سے زیادہ خوشحال کنٹری مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کا لٹریسی ریٹ 99% ہے اور سب کے پاس نوکریاں بھی موجود ہیں۔ اس کنٹری میں بہترین یونیورسٹیز بھی موجود ہیں، جن میں یونیورسٹی آف آئس لینڈ، ریکیاویک یونیورسٹی اور آئس لینڈ یونیورسٹی آف آرٹ شامل ہے۔ دوستو، یہاں ایک آپ کو اہم بات بتاتا چلوں، اگر آپ کو اس کنٹری میں یونیورسٹی آف آئس لینڈ میں داخلہ مل جائے تو آپ بالکل مفت تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف $550 آپ کو سال کے جمع کروانے ہوں گے، جبکہ اس کے علاوہ دوسری یونیورسٹیز میں پڑھنے کا خرچہ $11,000 سے $15,000 سالانہ ہے۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ یہ کنٹری کافی مہنگا ہے، اس لیے یہاں رہنے کا خرچہ $1,300 سے $1,800 ماہانہ ہے۔ آئس لینڈ کی یونیورسٹی میں آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، جس کی لاسٹ ڈیٹ 1 فروری ہوتی ہے۔ دوستو، یہ کنٹری قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے اور ٹورسٹ انڈسٹری بھی اس ملک کو بہت سہارا دیتی ہے۔ 3,87,000 کی آبادی والے کنٹری میں 22 لاکھ کے قریب ٹورسٹ سالانہ آتے ہیں۔ ٹورسٹ سب سے پہلے راکیا ویک سٹی میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلیو لیگون کا بھی ٹورسٹ بہت زیادہ وزٹ کرتے ہیں، جہاں گرم پانی کے چشمے بھی موجود ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی مختلف رنگوں کے پہاڑ دیکھے ہیں، جیسے کسی نے مختلف رنگ کیے ہوں؟ جی ہاں، آئس لینڈ میں ایسے پہاڑ بھی موجود ہیں جو مختلف رنگوں کے ہیں۔ یہ کسی عجوبے سے کم نہیں ہے۔ آپ یہاں جا کر بس قدرت کا نظارہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس جگہ کا نام لینڈ مانا لو ایگر ہے، جو راکیا ویک سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ اس کنٹری کا بہت فیمس ٹور گولڈن سرکل ہے، جس میں 3 جگہوں کا آپ کو وزٹ کروایا جاتا ہے۔ یہ وزٹ آپ ایک دن میں آسانی سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نیشنل پارک، یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کی پہلی پارلیمنٹ بنائی گئی تھی، جو 930 میں قائم ہوئی تھی۔ اس جگہ میں زمین 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ آپ اس جگہ زمین پر دراڑیں بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جگہ یورشین اور نارتھ امریکن
एक टॉनिक प्लेटोन के दरमियान वाक़या है। इस जगह आप दो बड़े आज़मों के दरमियान खड़े होते हैं। सैंकड़ गीज़र जियोथर्मल का एरिया है। ये इलाका गर्म पानी के चश्मों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ का फेमस स्ट्रोकर जो हर चंद मिनटों में गर्म पानी को आसमान की तरफ फेंकता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पानी उबलकर 20 फीट तक ऊंचाई पर जाता है। तीसरे नंबर पर गैल्फूज़ आबिशार। गैल्फूज़ का मतलब गोल्डन होता है। जब इस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये आबिशार दिलफरेब मंजर पेश करती हैं। इस मुल्क की एवरेज सैलरी 3000 अमेरिकी डॉलर से 4000 अमेरिकी डॉलर माहाना है, जिसके बाद टैक्स काटे जाते हैं। आईटी की सैलरी 5000 डॉलर से 7000 डॉलर है। अगर बात की जाए वीज़ा की तो ये एक शेंजन कंट्री है। इसके लिए आपको शेंजन वीज़ा लेना पड़ता है। शेंजन वीज़े की फ़ीस 80 यूरो के करीब है। पाकिस्तान में आइसलैंड की एम्बेसी मौजूद नहीं है, लेकिन डेनमार्क की एम्बेसी ये तमाम मामला देखती है। दोस्तों, अगर बात की जाए पाकिस्तान से आइसलैंड जाने का कितना खर्चा आता है, तो एक वीक रहने का खर्चा तकरीबन 6 लाख से 7 लाख पाकिस्तानी है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चलें दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।